वेब डेवलपमेंट की दुनिया आज मतलब एकदम रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। बिल्कुल। सबको अपना प्रोडक्ट बस कल ही मार्केट में लॉन्च करना है। हाँ, और एक तरफ ये बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी है जहाँ हर दिन नए फीचर्स की डिमांड होती है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी से जुड़े खतरे भी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। सही कहा। तो जब किसी भी प्रोडक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और स्केल करने की बात आती है ना, तो ये एक बहुत बड़ी और महंगी चुनौती बन जाती है। एकदम सही बात है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच Django जैसे फ्रेमवर्क को अक्सर एक शॉर्टकट या किसी जादुई छड़ी की तरह देखा जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण के लिए हमने दो बहुत ही खास सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। पहला सोर्स काफी विस्तृत है। हाँ, पहला है एक बहुत ही डिटेल आर्टिकल जिसका नाम है मास्टरिंग Django स्केलिंग सक्सेस इन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। और दूसरा सोर्स तो थोड़ा रहस्यमयी सा है। सच में ये बेहद छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, द मैकेनिक्स ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक। बस एक लाइन का सोर्स। हाँ, बस एक लाइन। तो आज का हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या इन मॉडर्न फ्रेमवर्क्स ने वेब डेवलपमेंट को सच में इतना आसान बना दिया है, या फिर इनकी दी गई सुविधाओं के पीछे कुछ बहुत बड़े और गंभीर खतरे छुपे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए इसके हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। ये सवाल आज के टेक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर हम उस मास्टरिंग Django वाले आर्टिकल की बात करें तो वो एक बात पर बहुत जोर देता है। किस बात पर? कि Django आज के समय में सबसे मैच्योर पाइथन फ्रेमवर्क्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी बैटरीज इंक्लूडेड अप्रोच। बैटरीज इंक्लूडेड। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई डेवलपमेंट टीम काम शुरू करती है तो उसे हर बुनियादी चीज को शून्य से बनाने की या स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ऑथेंटिकेशन और बाकी चीजें। एग्जैक्टली। यूजर ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट, एडमिन पैनल, डेटाबेस राउटिंग, ये सब पहले से ही बिल्ट इन मिलते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ ना जैसे आपने एक फुली फर्निश्ड घर खरीद लिया हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब जहां आपको बेसिक वायरिंग या प्लम्बिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती, आप बस अपना सामान रखिए और रहना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। और स्टार्टअप से लेके बड़े एंटरप्राइजेस तक हर कोई अपना टाइम टू मार्केट कम करना चाहता है। समय की ही तो सारी कीमत है। हाँ, ऐसे में ये अप्रोच कोड लिखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है और डेवलपर्स सीधे बिजनेस लॉजिक पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए। जब हम बैटरीज इंक्लूडेड कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही बहुत सारा ऐसा कोड और फीचर्स भी जुड़ रहे हैं जिनकी शायद कभी जरूरत ही ना पड़े? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब अगर किसी एप्लीकेशन को सिर्फ एक हल्की फुल्की एपीआई की जरूरत है तो पूरा का पूरा Django एडमिन और टेम्पलेटिंग इंजन क्यों लोड किया जाए? क्या ये स्पीड, ये जो कन्वीनियंस है, ये एक बहुत बड़ी कीमत नहीं मांग रही है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही सुविधा आगे चलकर एक बहुत बड़ा तकनीकी जाल बन जाती है। जाल? वो कैसे? आर्टिकल भी ठीक इसी बात की तरफ इशारा करता है। होता क्या है कि शुरुआत में प्रोडक्ट बहुत तेजी से लॉन्च हो जाता है। हाँ, क्योंकि सब कुछ बिल्ट इन है। बिल्कुल। लेकिन जब बिना किसी ठोस आर्किटेक्चर प्लानिंग के टीम सिर्फ फ्रेमवर्क की डिफॉल्ट सेटिंग्स पर निर्भर हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, तो सिस्टम में ब्लोटवेयर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो ओवर एब्स्ट्रैक्टेड कोड होता है, ये लंबी अवधि में एप्लीकेशन को मेंटेन करना बेहद मुश्किल कर देता है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये महंगा पड़ता है। बहुत ज्यादा। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, ये भारी भरकम फ्रेमवर्क अपने ही जटिलताओं के बोझ तले धीमा होने लगता है। और परफॉर्मेंस को लेकर जो बात सोर्स में कही गई है वो तो मेरी समझ से और भी चिंताजनक है। हाई ट्रैफिक वाली बात। हाँ, हाई ट्रैफिक कंडीशंस में सिंक्रोनस प्रोसेसिंग की वजह से सिस्टम कैसे बॉटलनेक बन जाता है? ये एक बड़ी समस्या है, खासतौर पे ORM को लेके जो डिजाइन पैटर्न है। बिल्कुल। ORM डेटाबेस क्वेरीज को आसान तो बना देता है, लेकिन डेवलपर्स अक्सर इसके पीछे चल रही असली SQL क्वेरीज पर ध्यान ही नहीं देते। और तकनीकी भाषा में इसे N+1 क्वेरी प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। ये N+1 प्रॉब्लम असल में काम कैसे करती है? होता क्या है कि डेवलपर पाइथन में एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लाइन लिखता है, लेकिन बैकएंड में वो लाइन लूप में फंसकर डेटाबेस पर हजारों SQL क्वेरीज फायर कर रही होती है। बाप रे, हजारों क्वेरीज एक ही लाइन से? हाँ, और अगर टीम को ये नहीं पता कि सिलेक्ट रिलेटेड या प्रीफेच रिलेटेड जैसे ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। क्रैश ना भी हो तो एक मामूली सा वेब पेज लोड होने में सेकंड्स का समय लेने लगता है, जो आज के जमाने में कोई यूजर बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। फ्रेमवर्क डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी को एक पर्दे के पीछे छुपा देता है। और यही ऑटोमेशन बैकएंड की असली कॉम्प्लेक्सिटी को छिपा लेता है,
जिससे जूनियर डेवलपर्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली और इसका नतीजा ये होता है कि एक बेहद कमजोर या फ्रेजाइल सिस्टम खड़ा हो जाता है, जिसे बाद में रिफैक्टर करने में लाखों का नुकसान होता है और बहुत समय भी बर्बाद होता है। सही कहा। लेकिन क्या ये पूरी तरह से फ्रेमवर्क की गलती है? आपका क्या सोचना है इस पे? मैं सोच रही थी कि अगर कोई डेवलपर खराब कोड लिख रहा है तो इसमें जेंगो का क्या दोष? क्या ये सिर्फ उन टीम्स का बहाना नहीं है जो डेटाबेस इंजीनियरिंग के बेसिक्स नहीं सीखना चाहती? ये भी एक नजरिया है, क्योंकि अगर ORM का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत पावरफुल है। ये तर्क अपनी जगह सही है कि टूल्स का सही इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन समस्या उस माइंडसेट की है जो ये फ्रेमवर्क्स प्रमोट करते हैं। माइंडसेट? हाँ, जब कोई टूल हर चीज को इतना एब्स्ट्रैक्ट कर देता है कि अंडरलाइंग आर्किटेक्चर दिखे ही नहीं, तो वो एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी को बढ़ावा देता है। मतलब डेवलपर्स आलसी हो जाते हैं? एक हद तक हाँ, उन्हें लगता है कि फ्रेमवर्क सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा, और यही कॉम्प्लेसेंसी सबसे ज्यादा भारी पड़ती है जब बात सिक्योरिटी की आती है। यहाँ मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जेंगो का नाम इंडस्ट्री में बहुत सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। सोर्स में भी ये साफ बताया गया है कि इसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और SQL इंजेक्शन जैसे खतरों से बचने के लिए शानदार बिल्ट इन सेफगार्ड्स मौजूद हैं। हाँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आए दिन हम डेटा ब्रीच की खबरें सुनते रहते हैं। डेवलपर्स अक्सर इस सुविधा को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। ये जो सुरक्षा का भ्रम है, ये सिक्योरिटी इल्यूजन बहुत खतरनाक है। सिर्फ फ्रेमवर्क के नाम पर लापरवाह हो जाना किसी भी प्रोजेक्ट को डुबा सकता है। असल में कोई भी फ्रेमवर्क सिर्फ उतना ही सुरक्षित होता है जितना कि उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की गलतियां भारी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा। आर्टिकल बहुत गहराई से समझाता है कि मिसकॉन्फ़िगरेशंस कितनी आसानी से हो सकते हैं। कोई उदाहरण? जैसे एक छोटी सी गलती, मान लीजिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डीबग मोड को ट्रू छोड़ देना। ओह, वो तो पूरी डीबग इन्फो एक्सपोज कर देगा। बिल्कुल, ये हैकर्स को पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट दे सकता है। या फिर अलाउड होस्ट्स और कोर्स मिडलवेयर को सही तरीके से सेट ना करना। डेवलपर्स अक्सर मान लेते हैं कि जांगो की डिफॉल्ट सेटिंग्स प्रोडक्शन रेडी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी कोई वन टाइम सेटअप नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और डिसिप्लिन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बहुत जरूरत होती है। एकदम सही। केवल एक फ्रेमवर्क पर निर्भर रहकर सिक्योरिटी की गारंटी कभी नहीं दी जा सकती। अब जब हम इस माइंडसेट और सुविधा की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे दूसरे सोर्स की तरफ मुड़ने का ये बिल्कुल सही समय है। हाँ, वो एक लाइन वाला सोर्स। वही, जिसमें सिर्फ एक लाइन का टाइटल है, द मैकेनिक्स ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक। अपने आप में काफी अनोखा डॉक्यूमेंट है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो लगा जैसे ये कोई अधूरा डॉक्यूमेंट है। हमारे पास एक सोर्स में सिर्फ ये एक टाइटल है, लेकिन इसमें मतलब बहुत गहरा है। हाँ, लेकिन अगर आज के डेवऑप्स और डिप्लॉयमेंट कल्चर को देखा जाए तो ये एक लाइन अपने आप में पूरी इंडस्ट्री की कहानी बयां कर रही है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये छोटा सा टाइटल पहले सोर्स के पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ बहुत गहराई से जोड़ता है। वो कैसे? ये क्लिक की जो बात हो रही है, ये मॉडर्न डेवलपर्स की उस मानसिकता को दर्शाती है जहां हर कॉम्प्लेक्स टास्क को, जैसे सर्वर असाइनमेंट या डिप्लॉयमेंट, सिर्फ एक बटन के पीछे ऑटोमेट करने की चाहत है। हाँ, आज हर कोई चाहता है कि सब कुछ बस गिटहब पर एक क्लिक करते ही अपने आप हो जाए। कोई भी अब लिनक्स सर्वर में मैनुअली कमांड्स रन नहीं करना चाहता। लेकिन वेब डेवलपमेंट इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न इंडस्ट्री तो पूरी तरह से API ड्रिवन सिस्टम्स, क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक्रो सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। एकदम सही बात है। और जेंगो तो मूल रूप से एक मोनोलिथिक डिजाइन है, एक ही बड़ा सिस्टम। हाँ, इसके रूट्स मोनोलिथिक हैं। तो क्या मॉडर्न हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के साथ इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं होता? ये उन्हें स्लो नहीं करता? यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा टकराव देखने को मिलता है। जेंगो को जिस दौर में डिजाइन किया गया था, तब एक ही सर्वर पर सब कुछ होता था। आज जब किसी मोनोलिथिक सिस्टम को माइक्रो सर्विसेज में तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो जेंगो का टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर रुकावट बन सकता है। लेकिन फिर जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क भी तो है। हाँ, जेंगो अपने रेस्ट फ्रेमवर्क यानी DRF के जरिए अडैप्ट जरूर कर लेता है, लेकिन ओवर एब्स्ट्रैक्टेड कोड डीबगिंग को और भी मुश्किल बना देता है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सब के बावजूद जेंगो आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? ये एक अच्छा सवाल है। क्यों आज भी कई नए प्रोजेक्ट्स जेंगो को चुनते हैं?
इसका जवाब सोर्सेज भी ही छिपा है। इसका सर्वाइवल इसके लगातार इवॉल्व होने की क्षमता में है। जैंगो लगातार बदल रहा है, जैसे कि एसिंक्रोनस सपोर्ट। बिल्कुल। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के सपोर्ट से अब ये बहुत सारे कंकरेंट कनेक्शंस हैंडल कर सकता है। इसके अलावा क्लाउड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स और कंटेनराइजेशन, जैसे डॉकर और कुबरनेटिस। हाँ, उनके साथ इसका इंटीग्रेशन इसकी स्केलेबिलिटी को कई गुना बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि लोग अब इसे पुराने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल डेवलपर्स हाइब्रिड अप्रोच अपना रहे हैं। सही कहा। वे जैंगो की स्टेबिलिटी और डेटाबेस हैंडलिंग को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स और एपीआई फर्स्ट स्ट्रैटेजीज के साथ जोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही एआई और ऑटोमेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एआई बेस्ड डीबगिंग टूल्स। हाँ, एआई बेस्ड डीबगिंग टूल्स, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और स्मार्ट कोड सजेशंस डेवलपमेंट को फास्ट और एरर फ्री बना रहे हैं। और डेटा साइंस में भी तो पाइथन का दबदबा है। एग्जैक्टली। जैंगो का स्ट्रॉन्ग डेटा हैंडलिंग इसे मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए भी पहली पसंद बनाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी सारी तकनीकी बातों के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये है कि डेवलपर्स को जैंगो को एक फाउंडेशन की तरह देखना चाहिए, ना कि हर समस्या के कंप्लीट सॉल्यूशन की तरह। बिल्कुल। डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग स्ट्रैटेजीज, मॉड्यूलर डिजाइन और डेवऑप्स प्रैक्टिसेस को सीखना और अपनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। मतलब ऑटोमेटेड पाइपलाइंस और अच्छे आर्किटेक्चर के बिना बात नहीं बनेगी। एकदम सही। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा की मुख्य बातों को समेटें तो ये स्पष्ट है कि फ्रेमवर्क्स जैसे जैंगो रिपीटेटिव कोडिंग को खत्म करके कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाते हैं। उनका काम ही यही है। लेकिन उनकी सुविधा पर अंधा विश्वास करना लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि क्या डेवलपर्स सिर्फ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्होंने सच में इसमें महारत हासिल कर ली है? मास्टरी होना बहुत जरूरी है। हाँ, असली सफलता क्लीन फ्रेमवर्क्स और थॉटफुल आर्किटेक्चर के सही बैलेंस में ही छिपी है। और जो लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस जानकारी का उनके लिए बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। चाहे कोई नया टेक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हो, किसी टेक्निकल मीटिंग की तैयारी कर रहा हो या सिर्फ नई चीजें सीखने का शौक रखता हो, सबके लिए इसमें एक सीख है। हाँ। एक बड़ा सबक ये है कि टूल्स चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कोर फंडामेंटल्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जगह कोई नहीं ले सकता। बेसिक्स हमेशा बेसिक्स ही रहेंगे। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक नया और थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। सोचिए, आज हम एआई और ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। अगर एआई कल को इतना एडवांस हो जाए कि वो बैकएंड आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क सेटअप्स को खुद ही समझकर डिजाइन करने लगे, जो कि काफी हद तक शुरू भी हो गया है। हाँ, तो क्या आने वाले वक्त में इंसानों को जैंगो जैसे फ्रेमवर्क्स गहराई से सीखने की जरूरत ही पड़ेगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमारा काम सिर्फ एआई को एक क्लिक पर सही टास्क असाइन करना रह जाएगा, उसी असाइनमेंट ऑन क्लिक की तरह? मैं इसी सवाल के साथ इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करूंगी। आप सब भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा।